हेलो दोस्तों, आई शैल सील द हेवन नॉवल एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अध्याय 101, 8वीं पीढ़ी का दानव सीलर। अगर मैं सिर्फ इसलिए जांच नहीं करता क्योंकि यह थोड़ा खतरनाक है, तो भविष्य में जब मैं खतरनाक स्थितियों का सामना करूंगा तो क्या होगा? मैं शायद और भी ज्यादा पीछे हटने को तैयार हो जाऊंगा। ये खेती की दुनिया में जंगल के कानून का सामना करने का उचित रवैया नहीं है। ये दानव सीलिंग जेड पैट्रियार्क रिलायंस से है। ये स्पष्ट रूप से दानव सीलिंग संप्रदाय की एक कलाकृति है। इसके अलावा मैं खुद दानव सीलिंग संप्रदाय का एक शिष्य हूँ। मुझे पता लगाना चाहिए कि क्या हो रहा है। मेन हाउ की आंखें चमक उठी जब उसने शानविगुआन शियू द्वारा इस्तेमाल की गई राक्षसी तकनीक और पैट्रियार्क रिलायंस के राक्षसी जादू के बारे में सोचा। गुफा में प्रवेश करते ही उसके दिल में हट भर गया। ये कहने के बाद भी मुझे अभी भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर ऐसे कोई दुश्मन है जिनसे मैं नहीं लड़ सकता, तो मैं बिना किसी पछतावे के तुरंत चला जाऊंगा। मेन हाउ की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। उसके चारों ओर बिजली से भरी धुंध छा गई। उसकी दो लकड़ी की तलवारें इधर उधर घूम रही थी और पंख एक सुरक्षात्मक सर्पिल में घूम रहे थे। उसके चेहरे पर अत्यंत सावधानी का भाव था और उससे आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। वो परेशानी के मामूली से संकेत को भी तुरंत भांप लेता था। एक फाउंडेशन स्थापना साधक के रूप में उसका शरीर अधिक मजबूत था। वो उड़ सकता था और उसके पास आध्यात्मिक समझ थी। इन सभी ने खुद की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना आसान बना दिया कि वो लंबा जीवन जिए। उन्होंने उसे आत्मविश्वास के साथ खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने का अवसर भी दिया। इस समय यदि मेन हाउ क्यूई कंडेंसेशन चरण में होता, भले ही उसके पास इस जगह में प्रवेश करने का साहस होता, तो भी वो ऐसा नहीं कर सकता था। चारों ओर घना अंधेरा था और मेन हाउ को तीव्र शीतलता का खतरनाक दबाव महसूस हो रहा था जो लगातार आगे की ओर आ रही थी। ठंड के बीच में हल्का रक्त क्यू भी था जो मेन हाउ के आगे बढ़ने के साथ साथ और भी गाढ़ा होता गया। उसके चेहरे पर सावधानी का भाव था। वह आगे बढ़ता रहा। 300 मीटर अंदर वह क्षण भर के लिए रुका और एक लकड़ी की तलवार से धरती की दीवार में एक छेद काट दिया। फिर उसने अपने बैग को थपथपाया और एक ताबीज निकाला जिसे उसने छेद के अंदर रख दिया। यह ताबीज वही था जो उसने बहुत पहले वान तेनफेई से खरीदा था। वह आगे बढ़ता गया जब तक कि वह गुफा में लगभग 600 मीटर तक नहीं पहुंच गया। वहां वह रुक गया और अपने बैग में से 10 उड़ती हुई तलवारें निकाली जिन्हें उसने दीवारों में घुसा दिया। जैसे जैसे वह गुफा में आगे बढ़ता गया, वह हर कुछ 100 मीटर पर रुकता रहा और ऐसी तैयारी करता रहा। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो उसके पास पीछे हटने के दौरान कुछ बैकअप जीवन रक्षक विकल्प होंगे। जब मेन हाउ गुफा में लगभग 1200 मीटर अंदर था, तब उसके चारों ओर धुंध छाने लगी थी। हल्की कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेन हाउ के चेहरे पर एकाग्रता का भाव दिखाई दिया और वह कुछ देर के लिए रुक गया। उसने बहुत देर तक ध्यान से इधर उधर देखा और फिर लाल रस्सी के पीछे पीछे चमकती आंखों से गुफा में आगे बढ़ गया। जल्द ही वह 1500 मीटर दूर था। अचानक गुफा के भीतर से एक तीखी चीख निकली, साथ ही एक कान फाड़ देने वाली गर्जना भी। उसके चारों ओर का कोहरा भारी मात्रा में बिजली के साथ चमक उठा, जो एक साथ मिलकर एक लाइटनिंग ग्लोब का निर्माण कर रहा था। एक धमाके के साथ यह बाहर निकल गया और आगे एक अस्पष्ट आकृति से टकराया। आकृति टिमटिमाकर गायब हो गई। मेन हाउ ने चौंक कर कहा। उसका बिजली का झंडा बहुत शक्तिशाली था, अब और भी ज्यादा शक्तिशाली क्योंकि वह फाउंडेशन स्थापना चरण पर था। तथ्य यह है कि इसने स्पष्ट रूप को नष्ट नहीं किया था। यह साबित करता है कि आकृति कितनी शक्तिशाली थी। मेन हाउ एक पल के लिए रुक गया, झिझकते हुए। उसने गुफा में आगे देखा, दानव सीलिंग जेड को रगड़ते हुए। अपने दांत पीसते हुए वह आगे बढ़ गया। वह 600 मीटर और आगे बढ़ा और गुफा में 2000 या उससे ज्यादा मीटर तक पहुंच गया। तेज ठंड के कारण उसका शरीर कांपने लगा। रक्त क्यूई उसके खिलाफ टकरा रही थी। हर सांस के साथ उसके नथुने भर रहे थे। उसकी त्वचा पर गहरे लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लगे थे और उसकी आंखें लाल हो गई थी। मैं 2000 या उससे ज्यादा मीटर अंदर हूँ, अंत से सिर्फ 300 मीटर दूर। उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गई थी। इस समय किसी भी मामले को छोड़ने की उसकी अनिच्छा भड़क उठी थी। वह आगे बढ़ा। उसके फाउंडेशन स्थापना साधना आधार की पूरी शक्ति खेल में थी। उसका दाव स्तंभ धड़का, जिससे उसके पूरे शरीर में असीम आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। वह तेजी से आगे बढ़ा, सुरंग से नीचे की ओर तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही सांसों के अंतराल में उसे वह दिखाई दिया जो गुफा का अंत प्रतीत हो रहा था। साथ ही वह तलवार भी दिखाई दी जिसे उसने अंदर भेजा था। जैसे जैसे चीजें स्पष्ट होती गईं, उसे एहसास हुआ कि गुफा 2500 मीटर गहरी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। 2500 मीटर अंदर एक गोलाकार चबूतरा था जिसके बीच में 2 मीटर चौड़ा एक छेद था। रस्सी जो खून से लथपथ लग रही थी, गहरे गड्ढे में गायब हो गई, जो अनंत काल में गिरता हुआ प्रतीत हो रहा था। मेन हाउ की तलवार मंच के किनारे धंसी हुई थी, जिसकी वजह से उसने सोचा था कि गुफा 2500 मीटर गहरी होगी। ये देखकर वह हैरान रह गया, लेकिन फिर उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। दानव सीलिंग जेड अब बहुत ज्यादा मात्रा में चकाचौंध करने वाली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक लाश मंच के बगल में पैर मोड़कर बैठी है। लाश के हाथ में एक पुरानी दिखने वाली जेड स्लिप थी। इस स्लिप से भी एक चमकदार चमक निकल रही थी, मानो वह किसी तरह से उस जेड स्लिप से जुड़ी हो जो उसके अपने हाथ में थी।
इससे पहले कि मेंग हाओ को ये सब समझने का मौका मिलता, एक तीखी चीख हवा में भर गई। एक धुंधली आकृति उसकी ओर दौड़ी। धुंध ने उसका बचाव किया, लेकिन मेंग हाओ स्पष्ट रूप से देख सकता था कि एक 6 उंगलियों वाला हाथ उसे दबा रहा था, उसकी ओर बढ़ रहा था। यह उससे लगभग 2 मीटर की दूरी पर रुक गया, जहां बिजली के एक विशाल समूह ने उसका विरोध किया। हाथ से भयंकर ठंडक निकल रही थी, जो किसी वयस्क का नहीं बल्कि किसी बच्चे का लग रहा था। धमाका! मेंग हाओ को पीछे की ओर धकेला गया। चमकती आंखों के साथ उसने अपना हाथ हिलाया और 2 लकड़ी की तलवारें स्पष्ट आकृति की ओर चली गईं। हालांकि तलवारों की अविश्वसनीय गति के बावजूद आकृति तेज थी। ये चकमा देकर पीछे की ओर चली गई और गोल मंच के बगल में बैठ गई। प्राचीन ज़ैड की चमक के नीचे मेंग हाओ इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। उसका शरीर जंगली जानवर जैसा क्षीण था, लेकिन करीब से देखने पर वह 7-8 साल के बच्चे जैसा लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और जब वह मेंग हाओ को घूर रहा था तो उसने अपना मुंह खोला और काले दांत दिखाए। वह चीख पड़ा। मेंग हाओ की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी, हालांकि उसकी आंखों में ठंडक चमक रही थी। तलवार की आभा 2 लकड़ी की तलवारों के चारों ओर चमकने लगी, क्योंकि वे मेंग हाओ के चारों ओर घूम रही थी। अचानक मेंग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। सपाट मंच के छेद के भीतर से प्रकाश की 10 धुंधली धाराएं निकली और 10 आकृतियां दिखाई दी, जो बिल्कुल बच्चे जैसी ही दिख रही थी। वे मेंग हाओ को घूरते हुए क्रूरता से भरे हुए थे। अगर यह सब यहीं तक सीमित होता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन प्राचीन ज़ैड की चमक से प्रकट 10 प्रेतों के पीछे मेंग हाओ ने एक सफेद बालों वाले आदमी को प्लेटफॉर्म के छेद से बाहर तैरते हुए देखा। No12bjan.com। उसके चेहरे पर खून के धब्बे नहीं थे और उसने सफेद लबादा पहना हुआ था। उसके सफेद बाल उसके इर्द गिर्द तैर रहे थे। उसकी आंखें बंद थी और उसके माथे से लेकर थोड़ी तक एक भयानक निशान था। घाव के आसपास का मांस पीछे की ओर खिंच गया और हड्डियां दिखने लगी। 10 प्रेत उसे घेरे हुए थे। पूरे दृश्य ने मेंग हाओ के मन में खतरे की गहरी भावना पैदा कर दी। उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और वह धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह 3 कदम भी चल पाता, एक तीखी चीख हवा में भर गई। 10 प्रेत मंच से उछल पड़े और सीधे मेंग हाओ की ओर बढ़ गए। ये वह क्षण था जब दानव सीलिंग ज़ैड अपनी इच्छा से हवा में उड़ गया। उसमें से एक चमकदार चमक फैल गई। उसी समय मंच के बगल में लाश के हाथों में प्राचीन ज़ैड भी हवा में उड़ गया। एक प्राचीन और गहन आवाज हवा में गूंज उठी। प्राचीन दाव, स्वर्ग को सील करने की दृढ़ इच्छा, पहाड़ों में सभी के लिए भलाई, दाव 9 पहाड़ों और समुद्रों पर संकट आना चाहिए, मेरा भाग्य युग है। ये प्राचीन गुफा में गूंज उठा, जिससे 10 प्रेत खून जमा देने वाली चीखें निकालने लगे। मेंग हाओ ने देखा कि वे तुरंत काले धुएं में बदल गए। सफेद बालों वाले आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के गड्ढों में आंखें नहीं थी, सिर्फ खून से सने छेद थे। ऐसा लग रहा था जैसे आंखें सालों पहले खोदकर निकाली गई हो। जैसे ही उसकी आंखें खुली, ज़ैड के 2 प्राचीन टुकड़ों से प्रकाश की किरणें निकली, जो आपस में जुड़कर जादुई प्रतीकों से भरा एक प्रतिबंधात्मक मंत्र बन गया। यह उस क्षेत्र पर स्थिर हो गया, जिससे सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति कांपने लगा और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और प्रतिबंधात्मक जादू के खिलाफ धक्का दिया। उसने खुद तो कोई आवाज नहीं की, लेकिन उसके इस कदम से पूरी गुफा हिलने लगी। ये सब बहुत जल्दी हुआ। मेंग हाओ ने 2 प्राचीन ज़ैड के टुकड़ों को देखते हुए सांस फूलने लगी। उसने अपना हाथ उठाया और तुरंत ही ज़ैड के 2 टुकड़े उसकी ओर उड़कर उसकी हथेली पर आ गिरे। प्राचीन ज़ैड के दूसरे टुकड़े पर एक जादुई अक्षर अंकित था। मेंग हाओ ने इस अक्षर को पहले भी रिलायंस संप्रदाय के मैजिक पवेलियन में अपने अध्ययन के दौरान देखा था। ये 8 का अक्षर था। जैसे ही उसने अपने हाथ को छुआ, उसके मन में एक गहरी आवाज गूंज उठी। यह आवाज बहुत पुरानी लग रही थी, मानो ये बहुत पहले के समय से आ रही हो। यह आवाज उसके मन में गूंज उठी। डेमन सीलर्स की लीग तब से अस्तित्व में है जब से दाव अस्तित्व में है। मैं 8वीं पीढ़ी का डेमन सीलर दाववादी मास्टर हूँ। मैं 9 पहाड़ों और समुद्रों के दाव क्लेश के मार्ग पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। पूरी संभावना है कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैं अपने क्लोन के साथ अपनी चेतना को यहाँ छोड़ता हूँ ताकि दानू और मेरे बीच के दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते को सुलझाया जा सके। 3 मिलियन मीटर नीचे सीलबंद मिल्की वे सागर के इस हिस्से के वजन से दबा हुआ दफन, दुख और पीड़ा स्वर्ग और पृथ्वी के दाव का हिस्सा है। हालांकि मैं एक दानव सीलर दाववादी मास्टर हूँ और मुझे अपने दिल में विकर्षणों की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसलिए मैं अपने क्लोन को उसके साथ जाने और उसके राक्षसी आक्रोश को हल करने के लिए यहाँ छोड़ देता हूँ। यदि आप दानव सीलर्स लीग के हैं तो पुष्टि के लिए अपने खून की एक बूंद ज़ैड पर डालें। यदि आप दानव सीलर्स लीग के नहीं हैं तो अपने आप को इस जगह से हटा दें। यदि ज़ैड खून का स्वाद लिए बिना चला जाता है तो आप 3 पीढ़ियों के लिए शापित हो जाएंगे, आपके वंशज कभी चांद नहीं देख पाएंगे और आप नष्ट हो जाएंगे। आवाज गायब हो गई और प्राचीन ज़ैड की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। मेंग हाओ ने खुद से कहा, उसकी आंखें चमक रही थी। उसे यकीन नहीं था कि प्राचीन ज़ैड पर खून की एक बूंद डालनी चाहिए या नहीं, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह ज़ैड को हटाने की हिम्मत नहीं करता। उसे प्राचीन आवाज द्वारा दी गई चेतावनी पर पूरा विश्वास नहीं था।
और फिर भी वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। अध्याय 102 8वां दानव सीलिंग हैक्स। खुद से बुदबुदाते हुए मिंग हाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसने ब्लैक होल की तरफ देखा। उस समय वहां सिर्फ एक सफेद लबादा पहने आदमी नहीं था, बल्कि लगभग 7 आदमी तैर रहे थे, सभी अलग अलग मुद्रा में। उनकी खूनी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। हालांकि वह उनकी आंखें नहीं देख सकता था, मिंग हाओ का पूरा शरीर ठंडा हो गया। ये जगह अविश्वसनीय रूप से विचित्र थी और वह जल्द से जल्द वहां से चले जाने की इच्छा से भर गया। लेकिन फिर उसने अपने हाथ में रखे प्राचीन जेट के टुकड़ों को देखा और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भर गया। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा, जिससे खून की एक बूंद दूसरे प्राचीन जेट पर गिर गई। जैसे ही खून की बूंद उस पर पड़ी, वह कंपन करने लगा। मिंग हाओ के सामने एक गैसीय पदार्थ दिखाई दिया, जो एक भूरे रंग की क्यूई में जम गया। यह उसकी ओर बढ़ा, उसकी भौहों के बीच के स्थान में उसके शरीर में प्रवेश कर गया। एक गर्जनापूर्ण ध्वनि उसके दिमाग में भर गई और फिर उसके सिर के भीतर एक पुरानी आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार यह अधिक स्पष्ट था, जैसे कि वक्ता उसके कान के पास खड़ा था। मैं हमेशा 8वीं पीढ़ी का दानव सीलर दाओवादी मास्टर नहीं था। ये छठे पर्वत के बाहर था कि मैंने 7वीं पीढ़ी के दानव सीलर दाओवादी मास्टर द्वारा उनकी मृत्यु के बाद छोड़ी गई इच्छा से ज्ञान प्राप्त किया। मैंने स्वेच्छा से अपने अतीत को काट दिया और अपने दाव को उलट दिया, पिछली पीढ़ी के दाव को विरासत में लिया। मैंने सृष्टि में भ्रमण किया और अंततः छठे पर्वत के बाहर समुद्र के आधे हिस्से को परिष्कृत किया, ताकि दानव सीलिंग जेट को गढ़ा जा सके, जो प्रत्येक पीढ़ी के लिए आवश्यक है। डेमन सीलिंग जेट की मदद से मैंने 7वें डेमन सीलिंग हैक्स में महारत हासिल की। प्राचीन काल से लीग ऑफ डेमन सीलर्स की प्रत्येक नई पीढ़ी को एक नया हैक्स बनाना चाहिए, इसलिए मैंने 8वां डेमन सीलिंग हैक्स बनाया। अपने पूरे जीवन में मैंने अन्य बिखरे हुए हैक्स की तलाश की, लेकिन दुख की बात है कि जब तक मैं 9 पहाड़ों और समुद्रों के दाव क्लेश तक पहुंचा, तब तक मुझे केवल 3 ही मिले थे। कितना अफसोस की बात है। उत्तराधिकारी, यदि आप भाग्यशाली हैं, तो 8वें दानव सीलिंग हैक्स को अवशोषित करने में सक्षम हैं, और फिर 9वें दानव सीलिंग हैक्स का निर्माण करें। तब दानव सीलर्स की लीग दाव के कानून के अनुरूप होगी। डेमन सीलर्स की लीग स्वर्ग और पृथ्वी के महान राक्षसों की तलाश करती है, स्वर्ग की तिजोरी के नीचे सभी जीवित चीजों की आभा को बाहर निकालती है। राक्षसी जीवन को जब्त करना, राक्षसी रक्त को परिष्कृत करना, उसका उपयोग करना और फिर राक्षसी सीलिंग, राक्षसी निर्माण और राक्षसी परिवर्तन की अवधारणाएं। NO12B-in.com। मुझे नहीं पता कि आप डेमन सीलिंग की किस पीढ़ी से हैं, शायद 9वीं पीढ़ी से। अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन साथ ही बदकिस्मत भी। 9 अंतिम संख्या है, गिरावट का चरम। आप जिस रास्ते पर चलते हैं वह कई चरों से भरा है। इस क्लोन के पास केवल 8वां दानव सीलिंग हैक्स है। अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। ये हैक्स अपने आधार के रूप में राक्षसी क्यूई का उपयोग करता है और ये शरीरों को सील कर सकता है, आत्माओं को सील कर सकता है, अमर लोगों को सील कर सकता है, देवताओं को सील कर सकता है, स्वर्ग से भाग्य को सील कर सकता है, दुनिया में सभी जीवित चीजों को सील कर सकता है। मिंग हाओ के सिर में आवाज गूंजने लगी और अधिक स्पष्ट रूप से, जब तक कि यह एक गड़गड़ाहट वाली दहाड़ में बदल नहीं गई जिसने खुद को उसके दिमाग पर छाप दिया। ब्रांड एक प्राचीन चरित्र था, सीलिंग का चरित्र। आखिरकार गूंजती हुई दहाड़ धीमी पड़ गई। मिंग हाओ को पता नहीं था, लेकिन बाहरी दुनिया में उसे ब्रांडिंग प्रक्रिया में डूबे हुए 10 दिन बीत चुके थे। एक और पूर्णिमा आ गई थी। बाहर घाटी में चांदनी धुंध में घुस गई, जिससे वे समुद्री जल की तरह मंथन और उबलने लगे। टॉड गीजर एक बार फिर दृश्य में आया। इस बार क्यूई संघनन के 9वें स्तर का एक अतिरिक्त साधक था। वह स्पष्ट रूप से 9वें स्तर तक पहुंच गया था। फिर भी इसने समूह को पूर्ण आत्मविश्वास से भर दिया। अब जबकि भाई सन ने अपने खेती के आधार में सफलता हासिल कर ली है, हम निश्चित रूप से 1500 मीटर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, हमने इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है। अगर हम 1500 मीटर आगे निकल पाए तो हमारी पैतृक आत्मा जाग जाएगी। हमारे खेती के आधार दूसरे स्तर तक बढ़ जाएंगे। अगर किस्मत साथ दे तो हम फाउंडेशन स्थापना तक भी पहुंच सकते हैं। फाउंडेशन स्थापना भाग्य की संभावना निर्धारित करना कठिन है। हालांकि हमारे पूर्वजों से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों के अनुसार 1500 मीटर की दूरी तय करने से निश्चित रूप से कुछ प्रकार का भाग्य आएगा। उन्होंने एक दूसरे को चमकती हुई निगाहों से देखा, फिर तुरंत मोटी चांदनी के नीचे काम करने लगे। बेशक मिंग हाओ उनके दिमाग से दूर नहीं हो सकता था। जहां तक उनका सवाल था, वह बहुत पहले ही मर चुका था। उन्होंने खून की गोलियां थूकी और काली तलवार बनाई। धुंध एक भंवर में घूमने लगी और फिर लाल रस्सी दिखाई दी। टोड गीजर ने उसे पकड़ लिया और खींचते हुए चीखने लगा। एक जोरदार धमाका हुआ और रस्सी हिलने लगी। ये हलचल घाटी से होते हुए गुफा में पहुंची, जहां मिंग हाओ खड़ा था, फिर जादुई तरीके से बंद किए गए छेद में पहुंची। जैसे ही रस्सी हिलने लगी, 8 या उससे ज्यादा सफेद बालों वाले लोगों के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। अचानक लगभग 1 दर्जन भूत दिखाई दिए, जो 7-8 साल के बच्चों जैसे लग रहे थे। उनकी तीखी चीखें गुफा की गहराई में गूंज उठी। इस रस्सी की एक अजीब विशेषता ये थी कि जब इसे खींचा जाता था तो ये बहुत ज्यादा ठंडक के साथ साथ सड़ी हुई गंध भी छोड़ती थी। ये चमचमाती हुई प्रतिबंधात्मक रस्सी कांपती थी, मानो ये किसी भी क्षण गिर सकती है। समय बीतता गया।
बाहर खड़े सातों लोगों ने रस्सी को धीरे धीरे 15 मीटर तक खींचा। दहाड़ और तेज होती गई और ठंड और भी ज्यादा फैल गई। सड़ांध कई गुना ज्यादा और तेज हो गई। जल्द ही गुफा में हौंफने की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जीवित प्राणी किसी तरह के संघर्ष में लगा हो। एक आकृति दिखाई दी जो तीखी आवाज में चिल्ला रही थी। उसने खुद को चमकते प्रतिबंधक मंत्र पर फेंक दिया। ये दीवार हिल गई और इसके किनारों पर दरारें पड़ गईं। ये वह क्षण था जब मिंग हाओ की आंखें पूरी तरह से साफ हो गईं। उसने खुद को हिलाया और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि प्राचीन गुफा में क्या हो रहा था। उसने रस्सी को हिलते हुए देखा, साथ ही तेजी से ढहते प्रतिबंधात्मक मंत्र को भी। सोचने का समय नहीं था। उसने अपने हाथ जोड़े और लाश की ओर झुका। फिर अपने साथ धुंध लेकर गुफा के प्रवेश द्वार की ओर वापस भागा। इससे पहले कि वह 30 मीटर भी आगे बढ़ पाता, चमकता हुआ प्रतिबंधात्मक मंत्र टूट गया। 10 क्षीण प्रेत बाहर निकले। उसके बाद 8 सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी निकले। उन सभी ने सीधे मिंग हाओ पर निशाना साधा और पास आते ही चीखने लगे। उनके पीछे गहरे गड्ढे से कालेपन की पतली धाराएं बह रही थी। वे बालों की तरह दिख रही थी। गड्ढे के अंदर से हांफने की आवाज और भी साफ हो गई। अंदर कुछ ऐसा था जो जोर जोर से संघर्ष कर रहा था, मानो वह छेद से बाहर निकलने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। मिंग हाओ का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। उसका दाव स्तंभ घूमने लगा, जिससे उसके पूरे शरीर में फाउंडेशन स्थापना की शक्ति प्रवाहित होने लगी। वह कई दर्जन मीटर आगे बढ़ गया। दुर्भाग्य से उसके पीछे के दुर्बल बच्चे जैसे प्रेत और भी तेज थे। बार बार वे मिंग हाओ की बिजली की धुंध में टकराते रहे। बिजली की धुंध तेजी से कम होने लगी और धमाके गूंजने लगे। बच्चों जैसे प्रेत को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। हर बार जब वे बिजली के बोल्ट से दूर जा गिरते तो वे तुरंत वापस आ जाते। मिंग हाओ जहां भी देखता, आत्माएं उसकी ओर दौड़ पड़ती। तलवारों की आभा चमक उठी, जैसे लकड़ी की तलवारें उसके चारों ओर घूम रही हो। पंख घूम रहे थे जिससे हवा चल रही थी। मिंग हाओ जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ गया। तभी 8 सफेद बालों वाले आदमी उसके करीब आ गए। उसी समय कई बच्चे जैसे भूत प्रेत उसके सामने प्रकट हुए और उसका रास्ता रोक दिया। मिंग हाओ को खतरे का गहरा एहसास हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने बैग को थपथपाया। सैकड़ों उड़ती हुई तलवारें दिखाई दी, जो तलवारों की बारिश में बदल गई और आगे बढ़ गई। बूम! जैसे ही मिंग हाओ ने ये शब्द कहा, उड़ती हुई तलवारें फट गईं, छर्रों के बादल में बदल गईं, जिसने प्रेतों को उनके पैरों से उड़ा दिया। मिंग हाओ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागा, जो अब लगभग 1500 मीटर दूर था। उसके पीछे चीख पुकार और तेज हो गई। और भी ज्यादा काली लताएं इधर उधर लहराने लगी। वे उसके पीछे लगभग 300 मीटर दूर थे। मिंग हाओ के पास ध्यान से देखने का समय नहीं था। वह जानता था कि अगर वह थोड़ा भी धीमा हुआ तो उसकी जान जाने की पूरी संभावना है। अगर उसकी प्रतिक्रिया में थोड़ी सी भी देरी हुई तो वह खत्म हो जाएगा। बड़े जोखिम के साथ बड़ा इनाम भी मिलता है। 8वां दानव सीलिंग हेक्स प्राप्त करना इस सब के लायक है। दुर्भाग्य से मुझे हेक्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है, अन्यथा मैं इसका अभी उपयोग कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और पूरी गति से आगे बढ़ा। गुफा का प्रवेश द्वार अब लगभग 1200 मीटर दूर था। तभी मिंग हाओ के पीछे खड़े सफेद वस्त्रधारी लोगों ने अपनी बाहें उठाई और उसकी ओर उंगलियां हिलाई। उंगलियों के हमलों से मिंग हाओ का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने हाथ को मंत्रोच्चार में हिलाया और पीछे की ओर लहराया। उसके चारों ओर के पंख वापस उछले, फिर अचानक विस्फोट हो गया। उसके बैग में से 1 और 100 तलवारें निकली। उन्होंने भी वापस उछलकर विस्फोट कर दिया। गुफा की सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ, जो बाहर की ओर गूंज रहा था और सफेद वस्त्र पहने लोगों की उंगलियों के हमलों की शक्ति को कम कर रहा था। हालांकि इसके बावजूद वे मिंग हाओ पर हमला करते रहे। उसके चेहरे पर पीलापन छा गया, क्योंकि उसके चारों ओर धुंध हिल गई थी, एक दरार खुल गई थी। उसका शरीर तुरंत ठंडा हो गया और उसने एक मुंह खून खांस लिया। खून तुरंत ठोस टुकड़ों में जम गया। ऐसा लगा जैसे उसके साधना आधार की शक्ति आधी रह गई हो। वह बहुत खतरे में था। हालांकि खतरे के बीच में मिंग हाओ ने अचानक लाल रस्सी पकड़ ली। उसने उसे खींचा, आगे की ओर उछालने के लिए उसकी शक्ति उधार ली। इस बीच घाटी में सातों लोग सांस लेने के लिए हौंफ रहे थे। दांत पीसते हुए वे लाल रस्सी को खींचते रहे। उनके पीछे 1 दर्जन से ज्यादा जहरीले जानवर थे, जो रस्सी पर मुंह बंद करके उसे अविश्वसनीय ताकत से खींच रहे थे। अरे, यह अचानक इतना भारी कैसे हो गया? क्या हो रहा है? हम अभी 300 मीटर ही आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सातों लोग चौंक गए और उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। अचानक रस्सी ने उन्हें पीछे की ओर खींचा, जिससे वे दर्जनों मीटर आगे की ओर झटके से चले गए। फिर खींचने वाला बल गायब हो गया। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद जब उन्होंने अपने दांत पीसकर फिर से रस्सी खींची, तो रस्सी को बहुत ताकत से पीछे की ओर खींचा गया। जब वे असमंजस में एक दूसरे को पुकार रहे थे, मिंग हाओ गुफा के अंदर था, रस्सी खींचकर खुद को आगे की ओर उछाल रहा था। उसे और अधिक खून की खांसी हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कुछ औषधीय गोलियां खा ली। बिना समय बर्बाद किए उसने भागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी।
उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसके चारों ओर बिजली की धुंध पतली और पतली होती जा रही थी। अगर सफेद वस्त्र पहने लोगों के उंगली के हमलों से निपटने में उसकी प्रतिक्रिया समय थोड़ा भी धीमा होता तो मेंग हाओ का शरीर जमकर मर जाता। अध्याय 103 खजाने। वह चीज क्या है? मेंग हाओ ने हौंकते हुए कहा। उसका दिल उदास था। अपने मुंह से खून पोंछने का भी समय नहीं होने के कारण उसने एक फाउंडेशन स्थापना गोली अपने मुंह में डाल ली। अपने साधना आधार के स्तर के कारण गोली उसके शरीर को लकवाग्रस्त नहीं करेगी। इसकी शक्ति ने तुरंत ठंड को बाहर निकाल दिया। मेंग हाओ के अलावा कोई भी इतना फिजूल खर्च नहीं हो सकता। रस्सी खींचते ही उसका शरीर प्रकाश की चमक में बदल गया, जिससे गुफा के मुहाने के और भी करीब जाने की शक्ति मिल गई। अब तक वह केवल 600 मीटर दूर था। उसके पीछे लगभग 9 मीटर की दूरी पर बालों की काली लंटें और अन्य प्रेत थे। आगे पीछे गुफा में 2500 मीटर की दूरी पर लटों के तैरते काले द्रव्यमान के अंत में एक मानव सिर दिखाई दिया। लाल रस्सी सिर की भौहों के बीच घुस गई और फिर अंधेरे में नीचे की ओर खींचती चली गई। यह एक महिला का सिर था। उसकी खूबसूरती का वर्णन करना मुश्किल था, मानो वह नश्वर दुनिया में नहीं थी। उसकी खुली आंखें उलझन और हताशा से भरी हुई थी, मानो उसकी मृत्यु से पहले बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उसे समझ में नहीं आई और बहुत कम जवाब थे। मेंग हाओ के लिए 600 मीटर की दूरी बहुत दूर नहीं थी। अपने वर्तमान साधना आधार को देखते हुए उसे कुछ सांसों में ही दूरी पार कर लेनी चाहिए थी। लेकिन गुफा में ठंड उसकी गति को प्रभावित कर रही थी और उसके पीछे लगातार हो रहे आक्रमण ने उसे ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर कर दिया। बालों की लंटें फैलती रहीं और ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी पल मेंग हाओ के पैरों तक पहुंच जाएंगी। मेंग हाओ ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना हाथ चट्टानी दीवार की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने उस पर दबाव डाला, उसके साधना आधार की शक्ति ने वहां रखी कुछ बैकअप जादुई वस्तुओं को सक्रिय कर दिया। 10 उड़ती हुई तलवारें अचानक बाहर निकली, जो टेंड्रिल्स की ओर चली गईं और फिर फट गईं। एक धमाके की आवाज गूंजी, जिससे गुफा हिल गई। मेंग हाओ ने लाल रस्सी को जोर से खींचते हुए आगे की ओर छलांग लगाई। घाटी के बाहर 7 साधकों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनमें से 3 ने खून थूका और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चले गए। बाकी 4 ने अपने दांत पीस लिए और डटे रहे। उनके पीछे जहरीले जानवर अपनी शक्ति खोते हुए लग रहे थे। शायद इस बार कोई अविश्वसनीय खजाना होगा, इसीलिए यह इतना भारी है। ठीक है, जब हमने स्पिरिट सीलिंग चट्टान को बाहर निकाला तो वह अविश्वसनीय रूप से भारी थी। हाँ, इस बार भी हम ऐसा ही खजाना निकालेंगे। अपनी औषधीय गोलियों के साथ कंजूसी मत करो, हमें ये खजाना निकालना ही है। तीनों घायल साधकों ने हौंकते हुए अपने दांत पीस लिए। उन्होंने औषधीय गोलियां निकाली और उन्हें खा लिया। उत्साह और प्रत्याशा के भाव के साथ वे एक बार फिर आगे बढ़े और रस्सी खींची। गुफा के नीचे मेंग हाओ ने रस्सी से गति प्राप्त कर 300 मीटर और उड़ान भरी। काली टहनियां अब उससे थोड़ी दूर थीं। उसकी आंखें चमक उठी। उसका हाथ गुफा की दीवार की ओर बढ़ा, जहां उसने ताबीज छिपा रखा था। इससे एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जो चारों ओर घूमती रही और फिर धुंधली आकृति में बदल गई, जिसे स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। यह मुड़ा और एक चौंकाने वाली शक्ति उत्सर्जित करते हुए काले बालों और अन्य पीछा करने वाली आत्माओं की ओर बढ़ा। जैसे ही विस्फोट हुआ, मेंग हाओ आगे की ओर कूद पड़ा। पीछा करने वाली आत्माएं पागलों की तरह चीखने लगी, एक बार फिर उस पर टूट पड़ी। उसकी आंखों में एक ठंडी नजर दिखाई दी और उसने एक शब्द कहा, बूम। अब ताबीज एक अतिरिक्त कार्य करेगा। प्राचीन गुफा में एक और विस्फोट हुआ। विस्फोट की गति का लाभ उठाते हुए मेंग हाओ आगे बढ़ा। वह अब गुफा के मुहाने से केवल 30 मीटर दूर था। उसने लाल रस्सी को पकड़ा और जोर से खींचा। एक पल में वह 30 मीटर आगे बढ़ा और गुफा से बाहर उड़ गया। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, 10 प्रेत आगे बढ़े। हालांकि वे गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही रुक गए, चीखने लगे, मानो वे बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं रखते। उनकी चीखें बाहर तक गूंजी, लेकिन घाटी से बाहर नहीं निकली। ऐसा लग रहा था कि किसी तरह का प्रतिबंधात्मक जादू लगा हुआ है। इस तरह बाहर संघर्ष कर रहे 7 लोगों ने इसे नहीं सुना। मेंग हाओ ने लाल रस्सी को पकड़ रखा था, जिससे वह उसे ऊपर की ओर खींच सके। वह मुड़ा और गुफा की ओर देखने लगा। ऐसा करते समय उसे एक महिला की आवाज सुनाई दी, जो निराशा और संदेह से भरी हुई थी। उसके साथ एक दुख की भावना भी थी, जिसने मेंग हाओ को हिलाकर रख दिया। दाओ, दाओ क्या है? आवाज तेज होती गई, जिससे मेंग हाओ का दिल दर्द से धड़कने लगा। वह घाटी के तल से दूर होता गया, धुंध की परत दर परत से गुजरता हुआ, जब तक कि वह घाटी की सीमा के पास नहीं पहुंच गया। खींचो, हाँ, देखते हैं क्या खजाना निकलता है। शायद यह एक और स्पिरिट सीलिंग स्टोन है। जो भी हो, इस बार हमने निश्चित रूप से अपना प्रयास व्यर्थ नहीं किया है। 7 लोगों ने उत्साह से रस्सी खींची। उनकी आंखें जोश से जल रही थी। और फिर मेंग हाओ बाहर आया। उनके मुंह खुले रह गए और वे उस चीज को घूरने लगे जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से ऊपर खींचा था। लाल रस्सी उनके हाथों से गिर गई। वे अवाक रह गए, उनके दिमाग बेकाबू हो गए। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने संभवतः कल्पना नहीं की थी, और इसने उनके दिमाग को खाली कर दिया। उन्हें खजाने की उम्मीद थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें मेंग हाओ मिल गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। यह है, अरे ये क्या हो रहा है?
ये कैसे हो सकता है? वह पहले वाला बाहरी व्यक्ति है। आखिरकार वह मरा नहीं है, लेकिन वह कैसे हो सकता है जिसे हमने पकड़ा था? उनके दिमाग चकरा गए, खास तौर पर टोड गीजर, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी सिवाय मुंह खोलने के। जहां तक उस साधक की बात है जिसने आत्मा सांप को खो दिया था, जब उसने मिंग हाओ को पहचाना तो उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। ये वह शापित बाहरी व्यक्ति है, उसने गुस्से में कहा, मिंग हाओ की ओर एक कदम बढ़ाते हुए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मिंग हाओ को धुंध से बाहर निकालने की कोशिश में उसने इतना खून थूक दिया था। उसका गुस्सा भड़क उठा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मिंग हाओ ने उसे शांति से देखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उस आदमी का शरीर अचानक हिलने लगा और उसके अंगों को लगा कि वे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा लग रहा था कि उसका साधना आधार काम करने की अपनी क्षमता खो चुका है। उसके चेहरे से खून सूख गया और उसकी आंखों में आश्चर्य भर गया। उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा, जिससे वह इतनी जोर से हिलने लगा कि उसे लगा कि वह टुकड़ों में गिर जाएगा। मिंग हाओ उसे देखता रहा। यह उनके साधना आधारों में विशाल अंतर के कारण होने वाली कुचलने वाली शक्ति थी। आदमी जानता था कि केवल अपना हाथ उठाकर मिंग हाओ उसे लाखों टुकड़ों में उड़ा सकता है। उसके भीतर एक तीव्र अवर्णनीय भय उमड़ पड़ा। कांपते हुए उसने खून की खांसी की, इतना डरा हुआ कि उसने एक कदम भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। बाकी 6 लोगों को पहले से ही पेट में दर्द होने लगा था, लेकिन ये देखकर मिंग हाओ को एक विशाल पहाड़ की तरह खड़ा देखकर उनके दिल कांप उठे। वे जानते थे कि यह पहाड़ उन सभी को एक पल में खत्म कर सकता है। वह हवा में मंडरा रहा है। ये वह क्षण था जब टोड गीजर का चेहरा बदल गया। मिंग हाओ के पैरों को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि यह उड़ान उसी तरीके से नहीं थी जैसा कि उसने और उसके साथियों ने अपने जहरीले जानवरों पर उड़ान भरते समय इस्तेमाल किया था। यह सच्ची उड़ान थी। एक फाउंडेशन स्थापना विशेषज्ञ, ये शब्द उनके दिलों में गूंजे, जिससे सभी पुरुषों के चेहरे बदल गए। उनके चेहरे हैरान अविश्वास से भर गए। उन्हें याद आया कि 2 साल पहले वह केवल 9वें स्तर का क्यू कंडेंसेशन कल्टीवेटर था। उन्होंने तो उसे मृत भी मान लिया था, लेकिन यहाँ वह फिर से था, इस बार ऐसी स्थिति में जो उनसे कहीं बेहतर थी। एक फाउंडेशन स्थापना विशेषज्ञ के रूप में वह किसी भी समय उनका जीवन समाप्त कर सकता था। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, जबकि वे सभी अपने हाथों को मोड़कर उसके सामने झुके हुए थे। छोटी पीढ़ी बड़ी पीढ़ी को शुभकामनाएं देती है, 7 पुरुषों ने कहा। उनकी मुट्ठियां उनके सामने बंधी हुई थी। उनके दिलों में भय भर गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मिंग हाओ अचानक से दुश्मनी करने लगे तो क्या होगा। यह उस आदमी के लिए विशेष रूप से सच था जिसने अपना आत्मा सांप खो दिया था। वह चिंता से भर गया। उसका शरीर कांप रहा था। वह भावहीन मिंग हाओ के सामने झुकने के लिए जमीन पर गिर गया। जब वह घुटनों के बल बैठा, मिंग हाओ ने अपना हाथ उठाया और उसे आगे की ओर हिलाया। एक उड़ती हुई तलवार दिखाई दी। यह एक साधारण तलवार थी, लेकिन इसमें मिंग हाओ के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन बेस की शक्ति समाहित थी। यह आगे की ओर उछली और ऐसा करते ही बिखर गई। छर्रे स्पिरिट स्नैक कल्टीवेटर की ओर गिरे। खून जमा देने वाली चीख निकली। वह क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर का था, लेकिन उसके शरीर से खून की बौछार हुई और वह तुरंत मारा गया। उसका शरीर धुंध में गिर गया। बाकी 6 आदमी कांपते हुए खड़े थे, भागने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। वे मिंग हाओ के सामने झुके हुए थे, अभी हुए हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे थे। दरअसल उस आदमी की मौत कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब से मिंग हाओ पहली बार सामने आया था, तब से लेकर आज तक वह उसके प्रति अपनी नफरत को व्यक्त करने में सबसे जहरीला रहा है। अगर मिंग हाओ ने उसे खत्म नहीं किया होता तो बाकी 6 लोगों को यह अजीब लगता। इससे दूसरी समस्याएं भी पैदा हो सकती थी। हालांकि मिंग हाओ बहुत लंबे समय से साधना जगत का हिस्सा नहीं था, लेकिन पिछले 6 सालों में उसने कई चीजों का अनुभव किया था। वह पहले जैसा नर्म दिल वाला विद्वान नहीं था। जब हत्या करना जरूरी हो गया तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। दुश्मनी 2 साल पहले तब पैदा हुई थी जब उस आदमी ने उस पर हमला किया था और फिर उसके स्पिरिट स्नैक को मार दिया था। वह आदमी क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर का था, इसलिए ये बताना असंभव था कि वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचेगा या नहीं। उसे अभी मार देने से भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। डिंग शिन के साथ हुई घटना से मिंग हाओ ने ये सीख लिया था कि अपने से कमजोर दुश्मनों पर हमला करते समय भी उन्हें जल्दी और पूरी तरह से मारना चाहिए। वांग तेंगफेई के साथ हुई घटना से उन्होंने ये सीखा था कि कम साधना आधार वाला प्रतिद्वंद्वी भी द्वेष रख सकता है तथा निर्दयता पूर्वक प्रतिशोध ले सकता है। इन 6 वर्षों में मिंग हाओ अपने व्यक्तित्व और मामलों से निपटने के तरीकों दोनों में परिपक्व हो गया था। अध्याय 104, एक बड़ी हवा उठती है, रॉक अपने पंख फैलाता है। जब उसने उन 6 लोगों को देखा जो सर्दियों में सिकाडा की तरह डर से कांप रहे थे, तो मिंग हाओ ने पहली बार साधना जगत में शक्तिशाली विशेषज्ञों को दिखाई जाने वाली शक्ति और सम्मान का अनुभव किया। सम्मान और भय कहना अधिक सटीक होगा। 2 साल पहले ये लोग उस पर हमला करने के लिए तैयार थे, भले ही वह क्यूई संघनन के 9वें स्तर का था, लेकिन अब उनमें से हर एक अपने जूते में कांप रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ बताओ, मिंग हाओ ने शांत भाव से कहा। अगर तुम मुझसे कुछ भी छिपाओगे। उसने अपने शब्द छोड़ दिए और उसकी नजर उन पर पड़ी। वे कांप उठे जब उन्होंने उसकी आंख से निकलने वाली लाल चमक के अवशेष देखे।
चमक में राक्षसी हवा भरी हुई थी और जब उन्होंने इसे देखा तो उनकी पुतलियां प्रतिवर्ती रूप से सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि ये दृश्य उनकी आत्माओं पर अंकित हो गया था। उनके हाव भाव बदल गए, वे अत्यधिक भयभीत लग रहे थे और स्पष्ट रूप से मिंग हाओ से कुछ भी नहीं छिपाना चाहते थे। उन्होंने उसे सब कुछ बताया, यहाँ तक कि गांव के प्राचीन अभिलेख निकालकर मिंग हाओ को दे दिए। उन्होंने उसे नक्शे, पुश्तैनी, जहर के नुस्खे, सब कुछ दिखाया। कई दिनों बाद मिंग हाओ घाटी क्षेत्र से चला गया। 6 साधकों द्वारा सम्मानपूर्वक विदा किया गया। उसका व्यवहार शांत था और उसका चेहरा भावहीन था जब वह एक विशाल हरे पत्ते पर पैर मोड़कर बैठा था, जो एक बहुरंगी किरण में बदल गया और दक्षिणी क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद 6 साधक थोड़ा शांत हो गए। जहां तक उस आदमी की बात है जो मर गया था, उन्होंने बहुत पहले ही उसे भूलने का फैसला कर लिया था। उनमें बदला लेने की जरा सी भी इच्छा नहीं थी। वे बस उस दिशा में देखते रहे जिस दिशा में मिंग हाओ गया था और उम्मीद करते रहे कि वह कभी वापस नहीं आएगा। कुछ और दिन बीत गए। गहरी घाटी में देर रात हो चुकी थी। वहाँ एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एक प्राचीन गुफा का मुख था। सब कुछ शांत था। गुफा के अंदर एक लाल रस्सी थी, साथ ही कई आत्माएं थी जो 7-8 साल के बच्चों की तरह दिखती थी। गुफा में लगभग 2500 मीटर की दूरी पर बैठी हुई थी। कभी कभी वे 1 या 2 चीखें भी निकालती थी। रस्सी एक ऐसे छेद में चली गई जो अंतहीन लग रहा था। ये धरती में और भी गहरा होता चला गया। जल्द ही रस्सी से छेदा गया एक महिला का सिर दिखाई देने लगा। उसका चेहरा एकदम सफेद था, उसकी आंखें खुली हुई थी जो निराशा से अंधेरे को देख रही थी। सिर के पीछे छेद लाल रस्सी के साथ नीचे की ओर बढ़ता रहा। 30,000 मीटर, 3 लाख मीटर, 1 लाख, 5 लाख मीटर। वहां समुद्र की तरह महक आने लगी। दरअसल इस बिंदु पर समुद्री पानी दिखाई दे रहा था। रस्सी समुद्री पानी में डूब गई और आगे बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था कि इसका कोई अंत नहीं है। अगर कोई इतनी दूर 3 मिलियन मीटर की गहराई पर देख सकता है तो वह एक गहरे काले समुद्र को देखेगा। रस्सी समुद्र की गहराई में इस क्षेत्र तक फैली हुई थी। ये बताना असंभव था कि समुद्र और रस्सी कितनी दूर तक फैली हुई थी। आगे एक पत्थर की संरचना थी जो हजारों मीटर व्यास की लग रही थी। बड़े बड़े पत्थर के पत्थर एक के बाद एक परत के बाद एक बनाए गए थे। पत्थर के ढांचे के बिल्कुल बीच में एक लकड़ी का ताबूत था जिसकी सतह पर लाल रस्सी बंधी हुई थी। इस स्थान और पहाड़ी घाटी के बीच की दूरी का वर्णन करना मुश्किल है। रस्सी बहुत लंबी है और पूरी तरह सीधी भी नहीं है। अगर कोई इसे अविश्वसनीय बल से खींचे तो शायद लगभग 1500 मीटर, तो शायद आप इसे लगभग 3 मिलियन मीटर माप सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि ताबूत बहुत लंबे समय से इस जगह पर रखा हुआ था। इस समय खरोंचने की आवाज सुनाई दे रही थी। खरोंचने के साथ ही ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। ये लगभग 3 इंच ऊपर की ओर बढ़ा। ताबूत से एक कालापन रिसकर समुद्र के पानी में फैल गया। इस सागर का नाम था आकाशगंगा। ये समुद्र दुनिया के 2 महान उपमहाद्वीपों के बीच मौजूद था। जैसे ही समुद्र में कालापन फैला, 100 मछलियों का एक झुंड, जिनमें से प्रत्येक का आकार लगभग एक हथेली के बराबर था, पानी में तेजी से तैरने लगा। कालेपन ने उन्हें घेर लिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे कालापन कम होता गया, फिर गायब हो गया। 100 मछलियों का झुंड हड्डियों में सिमट गया था। सिर्फ एक मछली बची थी। अपनी पूंछ हिलाते हुए वह हड्डियों के भीतर से तैरकर बाहर आ गई। उसका शरीर बिल्कुल काला था और उसके शरीर से 2 तंतु निकल रहे थे। तंतु तेजी से लंबे होते गए जब तक कि उनकी लंबाई लगभग 300 मीटर नहीं हो गई। जैसे ही वह पानी के ऊपर की ओर तैरती, तंतु एंच जाते, जिससे मछली डरावनी दिखने लगती। ये बिजली की तरह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे यह ऊपर की ओर बढ़ा, इसके चारों ओर का मिल्की वे सागर हिलने लगा और गर्जना करने लगा। अचानक ये सतह को तोड़ता हुआ रात के आसमान में ऊपर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह समुद्र से बाहर निकला, उसके शरीर में कंपन होने लगा। पलक झपकते ही उसका शरीर फैल गया और उसका रूप बदल गया। जल्द ही वह 30 मीटर लंबा हो गया। 300, 3000, 30,000। कुछ ही सांसों के अंतराल में इसकी लंबाई लगभग 3 लाख मीटर हो गई थी। अब यह मछली नहीं बल्कि एक पक्षी था। यह एक बहुत बड़ी चट्टान लग रही थी। रॉक के शरीर से मौत की आभा निकल रही थी। वह बूढ़ा लग रहा था, मानो वह अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। उसकी जीवन शक्ति मजबूत नहीं थी और उसकी आंखें धुंधली थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। पुनर्जन्म। गूंजती हुई आवाज रॉक के मुंह से निकली जैसे ही उसने अपने पंख फड़फड़ाए और दक्षिणी क्षेत्र की दिशा में उड़ना शुरू किया। अपनी प्रचंड गति के बावजूद यदि यह आकाशगंगा सागर को छोड़कर दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचना चाहता है तो इसे आधे वर्ष से अधिक समय तक उड़ान भरनी होगी। इस बीच मिंग हाओ आसमान में तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक विशाल हरे पत्ते पर पैर मोड़कर बैठा हुआ था। उसके ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे और उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी, साथ ही बारिश भी हो रही थी। हालांकि बारिश ने मिंग हाओ को छुआ तक नहीं। पत्ते ने एक चमकदार ढाल छोड़ी जिसने बारिश के पानी को रोक दिया। मिंग हाओ तूफानी रात में आगे बढ़ता रहा, बीच बीच में बिजली की चमक से रोशन होता रहा। उसने अपना सिर नीचे झुकाकर हाथ में पकड़ी जेड पर्ची को देखा। उसकी आंखों में गहरी विचारशीलता थी।
किंवदंतियों के अनुसार घाटी में वह गुफा मिल्की वे सागर की ओर जाती है। ग्रामीण प्राचीन काल से उस क्षेत्र पर नजर रखते आ रहे हैं और हर पूर्णिमा पर वे उस रस्सी को खींचते हैं। हर बार जब वे ऐसा करते हैं तो उन्हें किसी न किसी तरह का इनाम मिलता है। पूरी बात थोड़ी संदिग्ध लगती है। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें चमक उठी जब उसने आंधी के बीच से पहाड़ी घाटी के स्थान की ओर देखा। किसी बड़ी कहानी के टुकड़े एक साथ आते दिख रहे थे। उसने जेड स्लिप को वापस एक बैग में रख दिया जिसके अंदर बोतलों और जार का एक बड़ा संग्रह था। उनमें बूढ़े आदमी टोड और अन्य लोगों द्वारा परिष्कृत विभिन्न सूत्र थे, साथ ही उनके कबीले द्वारा बनाई गई जहर की गोलियों का एक संग्रह भी था। उन्होंने मेंग हाओ को श्रद्धांजलि स्वरूप ये उपहार दिए थे, साथ ही मुट्ठी भर जेड स्लिप भी दी थी। अधिकांश जहर क्यूई कंडेंसेशन चरण के किसी व्यक्ति के लिए घातक होंगे, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में किसी व्यक्ति पर इसका कम प्रभाव होगा। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो विशेष थे। उदाहरण के लिए एक को डिलॉयट पिल कहा जाता था। यह एक धुंध में बदल जाता था जिसे अंदर लेने पर पीड़ित को यौन भ्रम होता था। उसने कई जहर की गोलियों पर नजर डाली और फिर एक और जेड पर्ची निकाली। इस जेड पर्ची में उस क्षेत्र के नक्शे थे। उसने एक क्षेत्र देखा जहां पहुंचने में लगभग आधा साल लग सकता था, जिसमें एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। टेलीपोर्टेशन पोर्टल को कल्टीवेटर्स के कबीले द्वारा नियंत्रित किया जाता था और यह क्षेत्र में एकमात्र था। इसका उपयोग करने से वह दक्षिणी डोमेन में टेलीपोर्ट हो सकेगा, जिससे उसकी यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा। दक्षिणी डोमेन में टेलीपोर्ट होने के बाद वह दक्षिणी डोमेन के 9 राज्यों में से एक पूर्वी इमरजेंस राज्य की सीमा से केवल आधे महीने की यात्रा पर होगा। दक्षिणी क्षेत्र के 9 राज्य दक्षिणी क्षेत्र का केंद्र बनाते हैं। 9 समृद्ध नश्वर राष्ट्र, उनमें से प्रत्येक झाव राज्य से बहुत बड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में नश्वर लोगों के साथ उपलब्ध संसाधन और भी अधिक हैं और इस प्रकार दक्षिणी क्षेत्र के शानदार संप्रदायों और कुलों का उदय होता है। 5 महान कुल और 3 महान संप्रदाय, प्रत्येक अपने अपने राष्ट्र में मौजूद है। 9वें राष्ट्र के लिए पश्चिमी रेगिस्तान से इसकी निकटता ने इसे एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र बना दिया। अंततः इसे ब्लैक लैंड्स कहा जाने लगा। मेंग हाओ ने जेड स्लिप को दूर रख दिया। इसमें बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। हालांकि इसने रिलायंस संप्रदाय में जो कुछ सीखा था उसकी पुष्टि की। अब तक वह दक्षिणी डोमेन की एक मोटी रूपरेखा की कल्पना कर सकता था, हालांकि यह बहुत विस्तृत नहीं था। एक बार जब मैं दक्षिणी क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा तो मुझे एक बेहतर नक्शा हासिल करना होगा, फिर मैं चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाऊंगा। उसने बारिश और बिजली की ओर देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। दक्षिणी क्षेत्र में मेरे बहुत से परिचित हैं, बड़ी बहन जू, बड़े भाई चेन फैटी और वांग तेन फेई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, एक ऐसी मुस्कान जो हट से भरी हुई थी। कई साल हो गए हैं। मेंग हाओ आ रहा है। कई महीनों बाद बंजर पहाड़ों की एक अंतहीन पट्टी में एक ऊंची पर्वत चोटी के ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ। यह एक खूबसूरत पहाड़ था जिसके किनारे कई गांव थे। पहाड़ की चोटी लंबी लोहे की जंजीरों से आसपास के पहाड़ों से जुड़ी हुई थी, जो एक विशाल जादू की संरचना बनाती हुई प्रतीत होती थी। ऊपर आसमान में 2 लोग जादुई लड़ाई में उलझे हुए थे। नीचे लोगों की भीड़ विस्मय से ऊपर देख रही थी। लड़ाकों में से एक मोटा आदमी था जो 30 साल से ज्यादा उम्र का लग रहा था। नंगी छाती वाला, उसके दाहिने हाथ में एक सुनहरे रंग का सेंटीपीड लिपटा हुआ था। उसका बायां हाथ किसी मंत्र की तरह फड़फड़ा रहा था और एक विशाल पाल दिखाई दिया। ये हवा में लहरा रहा था जिससे एक तीखी चीख जैसी आवाज निकल रही थी। दूसरा व्यक्ति मेंग हाओ था। वह बिजली के झंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, न ही लकड़ी की तलवारें दिखाई दी थी। एक साधारण उड़ने वाली तलवार उसके चारों ओर घूम रही थी जिसका इस्तेमाल उसने हमला करने के लिए किया। उसी समय उसने एक मंत्रोच्चार किया और एक चीखता हुआ फ्लेम पाइथन उड़ गया जिसकी लंबाई 60 मीटर से अधिक थी। इसके बाद कई घूमते हुए पवन ब्लेड दिखाई दिए जिसने दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों पीछे की ओर उछल पड़े। वह मोटा आदमी हंसा और मेंग हाओ की ओर सम्मान से हाथ जोड़ लिए। भाई मेंग, आपकी साधना का आधार असाधारण है। मैं शांत वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। मेंग हाओ ने अपना हाथ उठाया। उड़ती हुई तलवार उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। वह मुस्कुराया और सलामी दी। भाई शान बहुत विनम्र है। आपने अपनी 80% शक्ति से ही हमला किया, लेकिन मुझे बचाव के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी। मैं ही प्रशंसा करने वाला हूँ। ये शब्द सामान्य लग रहे थे, लेकिन जब उसने उन्हें सुना तो उस मोटे आदमी का दिल कांप उठा। 2 दिन पहले मेंग हाओ यहाँ आया था और उसने उनके टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग करने में सक्षम होने के बारे में पूछा था। ये स्थान उस पहाड़ी घाटी से अलग था जहाँ से मेंग हाओ अभी आया था। क्षेत्र के स्टॉपवे गांवों के प्रमुख सभी फाउंडेशन स्थापना साधक थे। उन्होंने मेंग हाओ का उत्साहपूर्वक स्वागत किया, उसे दावत दी और उसके साथ साधना के बारे में सुझावों का आदान प्रदान किया। अपनी शक्ति की सीमा को साबित करने के लिए वह फाउंडेशन स्थापना साधकों में से एक के साथ एक स्पैरिंग मैच के लिए सहमत हो गया था। भाई मेंग विनम्र है। तुमने लापरवाही से हमला किया, अपनी पूरी ताकत से नहीं। मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि तुमने अपनी कितनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उस आदमी की आंखें चमक उठी। उसका विचार था कि यह मुकाबला होगा, लेकिन जैसे जैसे यह आगे बढ़ा वह और भी ज्यादा आशंकित होता गया।
वे दोनों ही फाउंडेशन स्थापना चरण में थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी आधी शक्ति का ही इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा मेंग हाओ ये बताने में सक्षम था कि वह कितनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। मैं आपके टेलीपोर्टेशन पोर्टल का उपयोग कब कर पाऊंगा? मेंग हाओ ने सवाल को टालते हुए कहा। वह मुस्कुराया, हालांकि उसकी मुस्कान उसकी आंखों को नहीं छू पाई। उसने वास्तव में अपनी पूरी ताकत का 1/3 भी इस्तेमाल नहीं किया था। ओह, यह आसान है, आप इसे आज ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मोटे आदमी ने सिर हिलाया और खुद से ही बुदबुदाया। इसके तुरंत बाद पहाड़ों के भीतर जादू का निर्माण सक्रिय हो गया और मेंग हाओ का शरीर गायब हो गया। जैसे ही चमक फीकी पड़ी, शान नाम के उस मजबूत आदमी ने भौहें सिकोड़ ली। उसके बगल में क्यूई संघनन के 9वें स्तर के 2 आदमी थे। जैसे ही मेंग हाओ गायब हुआ, उनमें से एक ने कहा, चीफ, वह आदमी। मुझे नहीं पता कि वह कहां से आया है, उस मोटे आदमी ने गहरी आवाज में कहा। उसका जादू अजीब है, जैसा कि उसका फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन बेस है। मैंने उसे कुछ हमलों के साथ महसूस किया और बता सकता था कि वह एक अनुभवी योद्धा है। वह यहाँ अकेला आया था, लेकिन पूरी तरह से सहज लग रहा था। उसके पास कुछ अनोखी और विशेष तकनीकें होनी चाहिए। हाँ, उसे उकसाना उचित नहीं है। जब उसने मेंग हाओ को समझने की कोशिश की तो वह असफल रहा। मेंग हाओ ने अपनी शक्ति को कसकर बंद रखा। इससे उस आदमी का डर और संदेह और भी मजबूत हो गया। टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता था। अगर आपकी शक्ति पर्याप्त नहीं है, तो यह आपकी जान ले सकता है, जो कभी कभी होता था। इसलिए उसने मेंग हाओ को पोर्टल का इस्तेमाल करने दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके गांव पर कोई विपत्ति न आए। अध्याय 105, दाहिनी आंख में जहर पनपता है। दक्षिणी क्षेत्र के केंद्र में पूर्वी उद्भव राज्य की सीमा पर एक विस्तृत मैदान है। वहां एक टेलीपोर्टेशन मंत्र की चमक दिखाई दी, फिर फीकी पड़ गई। टेलीपोर्टेशन पोर्टल के बाहर क्यूई संघनन चरण के 7 या 8 साधक क्रॉस लेग बैठे थे। जैसे ही मेंग हाओ प्रकट हुए, वे खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। इन साधकों को टेलीपोर्टेशन पोर्टल की रक्षा करने और गांव में आने वाले आगंतुकों का स्वागत करने के लिए यहां तैनात किया गया था। जब मेंग हाओ प्रकट हुए और उन्होंने उनके साधना आधार की गहराई को महसूस किया, तो उनके प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। मेंग हाओ टेलीपोर्टेशन पोर्टल से बाहर चला गया। उसकी नजर कल्टीवेटर्स पर पड़ी, फिर चौड़े मैदान के ऊपर आसमान की ओर झिलमिला उठी। सब कुछ अपरिचित लग रहा था। उसने पोर्टल मंत्र पर नजर डाली, उसके टेलीपोर्टेशन की सीमा पर आश्चर्यचकित हुआ। आसपास के साधकों को अनदेखा करते हुए मेंग हाओ आसमान में उड़ गया। उसने उड़ती हुई तलवार या विशाल हरे पत्ते या कीमती पंखे का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने साधना आधार का इस्तेमाल किया। जैसे ही वह दूर में गायब हुआ, उसका शरीर प्रकाश की प्रिज्मीय किरण में बदल गया। 7 या 8 साधक उसे जाते हुए देख रहे थे। उनके प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कभी एक शक्तिशाली फाउंडेशन स्थापना विशेषज्ञ बन पाऊंगा। सपने देखना बंद करो। अगर तुम फाउंडेशन स्थापना तक पहुंच भी गए, तो भी तुम्हारी नींव टूट जाएगी। हम जैसे लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि यह कैसा होगा। सिर्फ महान संप्रदायों द्वारा तैयार किए गए लोगों को ही फाउंडेशन स्थापना की गोली पाने का मौका मिलता है, और महान संप्रदायों में भी ऐसा करने वालों की संख्या बहुत कम है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिना इसे छुए ही गुजार देते हैं। फाउंडेशन स्थापना गोली के साथ भी हमारे जैसे अव्यक्त प्रतिभा वाले लोगों के पास सफल होने का केवल एक छोटा सा मौका होगा। फाउंडेशन स्थापना चरण, ये सच्ची शक्ति है। साधकों ने आह भरी। इस स्थान पर गार्ड ड्यूटी के लिए नियुक्त होने के कारण उन्हें शायद ही कभी फाउंडेशन स्थापना साधकों को देखने का मौका मिला हो। मेंग हाओ को देखकर उनके दिल प्रशंसा और ईर्ष्या से भर गए थे। दिन बीतते गए और पूरे समय मेंग हाओ ने किसी भी उड़ान प्रदान करने वाले खजाने का उपयोग नहीं किया, भले ही इससे उसे आध्यात्मिक शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा बर्बाद करना पड़ा। वह हमेशा की तरह सतर्क था। ये दक्षिणी डोमेन का केंद्र था और वह जानता था कि उसे विशेष रूप से सावधान रहना होगा। उसने यहाँ के बहुत से लोगों को नाराज किया था, जाहिर है वायलेट फेटसेक, साथ ही सन की सोंग और वांग तेंगफेई। समय बीतता गया और जल्द ही वह पूर्वी उभार के राज्य के करीब पहुंच गया। वह जितना करीब आता गया, उतना ही सतर्क होता गया। पिछले कुछ महीनों में उसने लगभग हर दिन 8वें दानव सीलिंग हैक्स का उपयोग करने का प्रयास किया था। हालांकि उसने जो भी किया, वह उसे आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। सब कुछ धुंधला लग रहा था। टेलीपोर्टेशन पोर्टल छोड़ने के 10 दिन बाद मेंग हाओ उड़ रहा था, जब अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसका शरीर कांप उठा और वह आसमान से गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह दौड़ता हुआ जमीन पर गिरा और पास के जंगल की ओर सीधा चला गया। उसने अपने हाथ को आगे एक पेड़ की ओर लहराया, जो इतना बड़ा था कि 3 लोग अपनी बाहों से उसे घेर सकते थे। पेड़ टूट गया, जिससे लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए। मेंग हाओ ने दरार में छलांग लगाई और तुरंत क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसका चेहरा गहरे बैंगनी रंग में बदल रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने बिजली का झंडा थूका, जो तुरंत एक सुरक्षात्मक बिजली की धुंध में बदल गया। उसने अपने भीतर भड़क रहे जहर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए मुंह से खून निकाला। इस बार ये प्रकोप 3 दिनों तक चला। पूरे समय मेंग हाओ वहीं बैठा रहा। उसका जबड़ा कसकर कस गया।
उसके शरीर के भीतर जहर का दर्द ऐसा लग रहा था जैसे कीड़े उसके अंदरूनी हिस्से को चीर रहे हो। उसकी आंखें खून से लाल और क्रूर थी और जो कोई भी उसे देख सकता था उसे चौंका देती। अचानक उसकी दाहिनी आंख की पुतली में एक राक्षसी चेहरा दिखाई दिया जो एक ही समय में हंस रहा था और रो रहा था। किसी तरह यह एक खिलते हुए फूल जैसा भी लग रहा था। मेंग हाओ को इस बात का एहसास था। पहले से कहीं ज्यादा वो जहर को दूर करना चाहता था। तीसरे दिन शाम को एक क्रूर भेड़िया उस इलाके में भटकता हुआ आया और उसे खून की गंध आ गई। उसने पेड़ के उस गड्ढे पर नजर डाली जहां मेंग हाओ बैठा था और फिर आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचने वाला था, अंदर से एक हाथ निकला और भेड़िए की गर्दन पर लपका। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। एक चटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। भेड़िए को मरने से पहले चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। वह एक पल के लिए हिल गया और फिर शांत हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेंग हाओ पेड़ से बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थी, एक तीव्र हत्या की आभा के साथ चमक रही थी। हर बार जब जहर भड़कता तो उसे मारने की तीव्र इच्छा होती। उसकी आंखों में टिमटिमाता, हंसता रोता राक्षसी चेहरा उसके शरीर में मौजूद सभी क्यूई पर एक अजीब प्रभाव डाल रहा था। मेंग हाओ ने अपने हाथ में पकड़े हुए मरे हुए भेड़िए की ओर देखा। उसने अपना हाथ हिलाया और शरीर आग की लपटों में जल गया। मेंग हाओ के हाथ से राख निकल गई। उसके चेहरे पर आग की लपटें चमक रही थी। अब वह विद्वान कम और क्रूर साधक ज्यादा लग रहा था। पिछले 2 सालों में जहर 9 बार भड़क चुका है, लेकिन इस बार अलग था। मेरी दाहिनी आंख में एक राक्षसी चेहरा क्यों दिखाई दिया? उसने ऊपर हाथ बढ़ाया और अपनी दाहिनी आंख को महसूस किया। राक्षसी चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ गया। मेंग हाओ ने प्रयोगात्मक रूप से अपने साधना आधार को प्रसारित किया। जब उसने ऐसा किया तो राक्षसी चेहरा फिर से प्रकट हुआ। जैसे जैसे वह पूर्वी उद्भव की अवस्था की ओर बढ़ता गया, उसका शरीर प्रकाश की एक चमकती किरण में बदल गया। यह एक बड़ा राष्ट्र था, झाओ राज्य से लगभग 10 गुना बड़ा, साधकों और संप्रदायों से भरा हुआ। संप्रदायों में सबसे बड़ा वायलेट फेट संप्रदाय था, जो अन्य संप्रदायों के नेता के रूप में कार्य करता था। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूर्वी उद्भव राज्य वायलेट फेट संप्रदाय के संचालन का आधार था। मेंग हाओ को ये बात पता थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। पूरे देश में घूमने के लिए उसे बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती। वह ब्लू क्लाउड्स राज्य जाना चाहता था, जहां ब्लैक सीव संप्रदाय था, एक ऐसा स्थान जो वास्तव में झाओ राज्य के नजदीक था, लेकिन जो पूर्वी उद्भव राज्य के दूसरी तरफ था। सौभाग्य से पूर्वी उभार की अवस्था बहुत बड़ी थी, इसलिए अगर वह सावधान रहे तो उसे छिपना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये झाओ के राज्य की तरह नहीं था, जो लोगों की खोज करने के लिए काफी छोटा था। इसके अलावा वह अब क्यूई संघनन चरण का नहीं था। अब जब वह फाउंडेशन स्थापना चरण में था, तो वह खुद को और अधिक आसानी से बचा सकता था। उसका निर्णय हो गया, वह पूर्वी उभार की अवस्था में प्रवेश कर गया। अगर मैं इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा तो वहाँ कल्टीवेटर्स का एक शहर है। मेंग हाओ हवा में उड़ता हुआ सीमा पार कर गया। उसने एक लंबा काला लबादा और एक चौड़ी बांस की टोपी पहनी हुई थी। पूर्वी उभार के राज्य की भूमि का सर्वेक्षण करते समय उसकी आंखें इधर उधर चमक रही थी। वहाँ कुछ पहाड़ थे, ज्यादातर चौड़े मैदान थे। हर जगह नश्वर लोगों के शहर बिखरे हुए थे, जो व्यापार मार्गों से जुड़े थे, जो घोड़े की गाड़ियों से भरे हुए थे। झाओ राज्य की तुलना में यहाँ चहल पहल कहीं ज्यादा थी। जब वह हवा में उड़ रहा था तो दूसरे फाउंडेशन स्थापना साधक उसके पास से उड़ते हुए अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। ये कुछ ऐसा था जो झाओ राज्य में एक दुर्लभ दृश्य होगा। वहाँ कई क्यूई संघनन साधक भी थे। आप कह सकते हैं कि पूर्वी उद्भव राज्य में आध्यात्मिक ऊर्जा झाओ राज्य के कुछ प्रसिद्ध पहाड़ों की तुलना में अधिक थी। वास्तव में कुछ स्थान ऐसे थे जहां आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन थी कि इससे मेंग हाओ आशंकित हो गया। कई दिनों के बाद मेंग हाओ ने अंततः अपने सामने क्षितिज पर एक भव्य शहर को उभरता हुआ देखा। एक मनुष्य को 50 किलोमीटर की यात्रा करने में कई घंटे लगते, लेकिन मेंग हाओ एक अगरबत्ती जलाने से भी कम समय में शहर के द्वार पर पहुंच गया। अभी शाम हो रही थी और जैसे ही शहर के ऊपर सूरज डूब रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय अजगर अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देख रहा हो। जैसे ही वह शहर के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि आसमान से कोई दबाव उसे नीचे धकेल रहा है। वह जमीन पर उतरा और पैदल ही आगे बढ़ा, अपना सिर ऊपर उठाकर शहर को निहारा। हालांकि उसने पहले भी शहर देखे थे, लेकिन यह नजारा उसे भावुक कर गया। उसके आसपास दूसरे साधक भी थे, कुछ अकेले, कुछ 4 या 5 के समूह में। ऊपर आसमान पूरी तरह से साफ था। ऊपर एक प्रतिबंधात्मक जादू लगा हुआ था जो उड़ान को रोकता था, और केवल एक चीज जो दिखाई दे रही थी वह थी इसकी रंगीन चमक। इससे सब कुछ आकाशीय प्रकृति का लग रहा था। गेट पर क्यूई कंडेंसेशन के 8वें स्तर के साधकों द्वारा पहरा दिया गया था। शहर की दीवारों के ऊपर भी पहरेदार थे और मेंग हाओ देख सकता था कि वे क्यूई कंडेंसेशन के 9वें स्तर के थे, जो फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने की दहलीज पर थे। ये दक्षिणी क्षेत्र के साधकों का एक महान शहर है। जैसे जैसे वह चिंतन करता गया, मेंग हाओ को इस महान राष्ट्र में वायलेट फेट संप्रदाय की शक्ति का अधिक अच्छी तरह से एहसास होने लगा। मेंग हाओ ने आगे देखा और पाया कि जब लोग शहर के दरवाजे में प्रवेश करते हैं तो वे आत्मा के पत्थरों का कर चुकाते हैं। जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, हवा में एक सीटी की आवाज सुनाई दी।
यह आवाज बहुत अचानक थी, जिससे इलाके के सभी किसान चौंक गए। दूर से रोशनी की एक किरण शहर की ओर चमकी। ये बैंगनी रंग का था और लगभग 30 मीटर चौड़ा था। यह एक चीखते हुए टूटते हुए तारे की तरह आगे बढ़ा। इसके बीच में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जो एक शानदार परिधान पहने हुए था। उसका चेहरा भावहीन था और वह शहर के केंद्र की ओर ऐसे उड़ रहा था जैसे भीतर से निकलने वाला प्रतिबंधात्मक जादू उसके लिए कोई मायने नहीं रखता हो। उसके शरीर से निकले दबाव ने जमीन पर मौजूद किसानों के चेहरों पर हैरानी के भाव पैदा कर दिए। हवा का झोंका आया जो बवंडर में बदल गया और जमीन पर फैल गया। कोर फॉर्मेशन विलक्षण है। केवल ऐसे लोग ही शहर के प्रतिबंधात्मक जादू को अनदेखा कर सकते हैं और उड़ सकते हैं। अपनी आवाज धीमी रखो। ये वायलेट फेट संप्रदाय के रिवरेंड बी होंग है। वे कहते हैं कि सालों पहले क्लाउड रेसिम्बलेंस संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने उनके प्रति असम्मानजनक व्यवहार किया था, इसलिए उसने पूरे संप्रदाय का कत्लेआम कर दिया। वह क्रूर और निर्दयी है। बातचीत की गूंज धीरे धीरे कम हो गई। मेंग हाओ ने दूर तक देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अपना सिर नीचे करके वह शहर में दाखिल हुआ। इससे पहले वह जिस भी शहर में गया था वह झाओ राज्य में मिल्की वे सिटी था। पूर्वी उद्भव राज्य में इस महान शहर में प्रवेश करते हुए उसे लगा जैसे उसका विश्व दृष्टिकोण अचानक विस्तृत हो गया हो। साधना में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हर जगह उपलब्ध थी और जहां तक नजर जाती थी ऊंची इमारतें खड़ी थी। क्यूई संघनन और नींव स्थापना साधक इधर उधर भाग रहे थे और मेंग हाओ ने कुछ ही क्षण पहले रिवरेंड बी होंग जैसे 2 कोर फॉर्मेशन साधकों को भी देखा। मेंग हाओ एकमात्र व्यक्ति था जिसने चौड़ी बांस की टोपी पहन रखी थी, जिसके कारण वास्तव में कई लोग उसे देखने के लिए मुड़े। वह एक पल के लिए झिझका और फिर एक बेतरतीब दुकान में घुस गया। जब वह बाहर आया तो टोपी गायब थी। वह कई और दुकानों से गुजरते हुए शांत भाव से चल रहा था और फिर कुछ घुमावदार गलियों से गुजरने लगा। अचानक उसका शरीर 30 मीटर पीछे की ओर उछला और उसका हाथ बिजली की तरह बाहर निकल आया। ये लगभग 15 या 16 साल की उम्र के एक लड़के की गर्दन पर आकर रुका। मेंग हाओ ने उसे उठाया और दीवार से सटा दिया। लड़के की साधना का आधार बहुत ऊंचा नहीं था, ये क्यूई संघनन के 6ठे स्तर पर था। उसका शरीर हड्डियों से बना था, लेकिन उसकी आंखें बुद्धि और चालाकी से भरी हुई लग रही थी। मेंग हाओ ने उसे ऊपर उठाया तो उसका चेहरा मुड़ गया। लड़का जानता था कि थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति लगाकर मेंग हाओ उसे राख में बदल सकता है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें खुद को समझाने के लिए एक वाक्य देता हूँ। मेंग हाओ की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी, क्योंकि उसने कांपते हुए युवक को पकड़ रखा था। युवक ने अपने काले लबादे और ढीले लंबे बालों को देखा और ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद उसके सामने मंडरा रही हो।